और लास्ट में मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त और ख़ूबसूरत इंसान फरीद आलम, CEO AKD सिक्योरिटीज़। सर आप इधर आएँ। ये आप सेशन चेयर भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ फ्यू स्पीचेस अगर जो है 2-4 जुमले वो बोलना है किसी ने। प्रेजेंटेशन आज इनका टॉपिक है सर एंटरप्रेन्योरशिप। फरीद साहब बल्कि आप ही रन करें। ओवर टू यू सर। फरीद साहब के लिए क्लैपिंग जी। ही इज द फाइनल शो। कितने मिनट है हमारे पास? जी बिल्कुल, क्योंकि सेशन की क्लोजिंग पे मैं आई विल रिसीव शौकत तरीन साहब। ही विल कम, ही विल चीफ गेस्ट ऑफ द सेशन। एक छोटे सी कुछ बुक की ऐसी में सेरेमनी करनी है, कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, बट एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो फरीद ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा पहले आपको एक एक बोल देगा थोड़ी मिनट, फिर हम सवाल जवाब कर लेंगे, और अगर कोई अच्छे सवाल यहाँ से हुए तो उसको भी हम एंटरटेन कर लेंगे। तो सबसे पहले फिर मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं टाइम मिले ना मिले। अच्छा जी, दिस इज़ मोहम्मद फरीद आलम। दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव एट AKD सिक्योरिटीज़। और दूसरा मेरा तारुफ ये है कि मैं इस वाले CEO क्लब से इट्स अबाउट 12-13 ईयर्स कि हम लोग सारे मिल मिला के ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। एंड माइंड यू, दिस इज़ ओनली वन ऑफ द एक्टिविटीज़ which Ijaz Nisar under this banner of CEO Club does। जो मज़ेदार और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं वो लाहौर में मैनेजमेंट हाउस में होती हैं, जिसके अंदर एक खुद ही कैफ़े और वहाँ जो गेट टुगेदर होती है, हम कराची वाले उसको बहुत मिस करते हैं। और कभी कभी तो एनवी भी फील करते हैं कि ये मैनेजमेंट हाउस अगर चलो पहले तो नहीं बना, अब एटलीस्ट यहाँ कराची में बन जाए। और आई सी अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट और अच्छे लोग जो इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा इसको, सिर्फ शौकत आलम यहाँ बन रहा है तो एक मैनेजमेंट हाउस भी कराची में बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा जी, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो तो जब सुबह से मैं नोट्स ले रहा था, और एक थोड़ा ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा सेशन छोड़ के जाना पड़ा, उसका मैं आपसे शेयर कर लूँ, बिकॉज इट्स अ प्राइड फॉर मी एंड फॉर अस। एक तो ये है कि हमारे चेयरमैन हैं वकील करीम डैडी साहब, वो फर्स्ट सेशन में ही वाज टू कम फॉर अ टॉक, वो नहीं आ सके, उनकी तरफ से माजरत, वो कुडंट मेक इट। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं इस हाउस में भी और हमारे जान पहचान में भी जिन्होंने सेंचुरी की हुई है, डबल सेंचुरी के करीब हैं, नॉट एज वाइज बट अपने एकम्प्लिशमेंट वाइज, कि वो उनको रिप्रेजेंट करते हुए या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए बड़ी आसानी हो जाती है। पाकिस्तान में आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे आई फील प्राइड इन स्टेटिंग कि पाकिस्तान का पहला VC फंड AKD ने बनाया था वे बैक 20 ईयर्स। TMT वेंचर्स जो पाकिस्तान का पहला VC फंड था, उसने और बहुत सारे काम किए। दूसरी बात ये हुई कि आज जो मैं सेशन छोड़ के गया वो हमें एक बड़ा अच्छा काम किया है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने, कि PSEB ने, उन्होंने एक इकट्ठा किया है सब लोगों को अंडर देयर बैनर, और वो 40 कंपनियों को लिस्ट करा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जैम बोर्ड पे। तो उन्होंने बड़ा घमंड जिस तरह करती है, उन लोगों ने हिम्मत की, और जो अल्लाह का ये करम है कि उन्होंने बहुत ही स्टर्नस किस्म के अपने रेगुलर रन किया प्रोसेस, और उसमें AKD सिक्योरिटीज़ को चुना कि पहली 8 लिस्टिंग्स आप करके दें हमें जैम बोर्ड के ऊपर। तो मैं इसलिए वहाँ गया था कि साइनिंग सेरेमनी थी। अब आपसे ये वाली बात है कि आज जो हम बातें करेंगे उसमें अब मैं थोड़ा शुरू करता हूँ, अपने जो 7 लोग बैठे हुए हैं उनको यूज़ करना, उनकी बातें आप तक पहुँचाना। स्टार्टिंग फ्रॉम whosoever will try to take it up, जो पाकिस्तान में ये जो स्टार्टअप्स हैं ये समहाउ लिंक हो गए हैं विद टेक्नोलॉजी, और ये जो हमारे IT बिजनेस, इसमें हमारे सुबह से आपने काफ़ी सारी बातें की और यहाँ से 2-4 सवाल भी हुए थे। जो IT और IT इनेबल्ड कंपनियाँ हैं, दे हैव डन वंडरफुली वेल। और उसके अंदर बल्कि इसको मैं फ्रेज करता हूँ डॉक्टर साहब के लिए, बेग साहब, सवाल पहला ये आया और आपने भी यहाँ सुना होगा कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर है, जो फॉरेन एक्सचेंज है,
वो कमा के देना सबसे बड़ी एक इबादत टाइप चीज़ है। मतलब इट्स अ बूम फॉर द कंट्री कि हम स्कार्स रिसोर्स जो फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। तो मेरा एक चुभता हुआ पहला सवाल डॉक्टर साहब के लिए ये है कि जब हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे खुश होते हैं तो टेक्सटाइल पे एक्सपोर्ट के लिए पहले बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है और बहुत सारी मशीनरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर जाके हम कुछ एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो एज अगेंस्ट दिस ये जो हमारे यंगस्टर्स आजकल आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका मुल्क का सरमाया नहीं लग रहा और आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो हम चाइना से हमेशा डरते रहते थे पिछले सालों में कि हम जो भी काम करेंगे हमसे ज़्यादा चाइना करेगा, तो आप इस वाले ऑनस्लॉट को जो आईटी वाला है अपने सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आप यू बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट योरसेल्फ एंड हेल फ्रॉम दिस बिजनेस ग्रुप, आप इस वाली चीज़ को आने वाले वक्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या चैलेंज तो नहीं समझ रहे हैं? हेलो, सही? Yes, Fareed, I got you. This is very true that our exports are import based. We import lot of raw material to manufacture exports goods, and that raw material comprising of dyes, chemical, man-made fiber, polyester fiber, and these are the quantitative items which we have to import it for manufacturing exports goods. So if your import is expensive, your manufacturing cost is going to go up. So the best thing should be that the maximum imported raw material should be substituted with the locally manufactured raw material. But it is not possible. Till today, we are still importing raw materials from abroad, but so much so that before we was not importing cotton because we were producing 13 million bales cotton, which is good enough for our production of exports item. But for last 2 years, the export of cotton drastically has come down to 8 million bales or 7.5 million bales. So now you are also importing cotton from abroad, about 3 million bales. So you are importing cotton also, the main raw material, polyester, dyes, chemicals, and other packing materials and all. So your export is not just that what you have locally available to convert it, but you have to import it from abroad. Now, it's increasing your import bill. The trade deficit has increased so much. We are talking about 55 to 60 billion dollar trade deficit this year because your imports is more vis-a-vis your exports. So I think it's time now that we should reduce our imports to bridge down the trade deficit. Regarding your startup, I'm very happy, I'm very proud, and with a great pride, I want to share with you before coming here. Today's figure is $375 million. Pakistan youngsters has attracted in startups in various interesting projects, and we are in the 7th number in the world to attract funding from abroad for startup project. It was $10 million 2 years ago. But with some effective government policies and some mechanism, like Fareed said, they started it, and now $30 million, $40 million, $60 million are just pouring in. I'm giving a figure which is reliable and verifiable, $375 million today when I'm talking to you. And this is a startup. Our younger youth, is interesting project has attracted world over people to invest in Pakistan. So there's a great potential, and I think we all the time talk about export-oriented growth. Export-oriented growth. Yes, but at the same time, if the service-oriented growth with IT export through IT projects, if we do it, is equally good and equally effective, or to me is more effective. थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही कहा। और अभी जो इस पे आपके पास दोबारा भी आएंगे, मेरा सेकंड क्वेश्चन है सईदा लकारी साहबा से। देखिए, ये जो सारी जो डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त और हमारी यूथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ला रही है, आईटी इनेबल्ड ज़्यादा ला रही है जिस तरह हम कह रहे हैं, आपका क्योंकि ताल्लुक कंज्यूमर
के साथ ज़्यादा है। तो ये जो हमारे गैप्स हैं, चाहे वो डिज़ाइन में हैं, चाहे प्रोडक्ट में हैं, चाहे ये जो हमारी चेन में है, सप्लाई चेन में है, इसको हैंडल करने के लिए आप क्या मशवरा देंगी यूथ को, अगर आप इस सवाल को लेना चाहें? और सेकेंडली आप ये भी बताएं कि एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, सुबह से वो हमारी मैडम ने वो हम टीवी वाली सुल्ताना आपा ने भी कहा, और वो चली गई हैं शायद, लेकिन वो जिस तरह हसीना मोइन अपनी हीरोइन को प्रमोट करती थी, वो कह तो यही रही थी कि मैं वुमेन फोक को ज़्यादा प्रमोट करूँगी, लेकिन एक ड्रामा जो उनका बहुत ज़्यादा हिट हो गया, परिजाद, उसमें वो मर्द था जिसको उन्होंने एक आम बंदे को उठा के पहुंचा दिया कहाँ तक। ओवर टू यू, एक जनरल क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे आपसे। Thank you. Say it? Okay. Great. So, thank you so much for having me on this forum, and actually thank you कि आपने इतने दोनों interesting questions पूछे। मैं पहला वाला question second question पहले answer कर देती हूँ very quickly। वो इसलिए because of course हम, या एटलीस्ट मेरे एज ग्रुप के जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो हसीना मोइन के ड्रामे उन्होंने बहुत देखे। मेरी एग्जैक्ट मेमोरी नहीं है ऑन द ड्रामा जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बट आई हैव टू से कि मेरी नज़र में, और अभी विमेंस डे भी गुजरा, तो आई फील कि आई डोंट इवन नो वाई वी सेलिब्रेटेड, बिकॉज आई फील मैन एंड वेमेन आर इक्वल, एंड इन द वर्क प्लेस दैट आई एम इन, सखर में हूँ, इंटीरियर में हूँ, बॉटलिंग प्लांट चला रही हूँ, एंड I have my GM sales sitting in front of me also over here, and I have to say that I have never felt the difference. I have never felt difficulty in working. I have absolutely had no issue. So really, I am probably very lucky, very blessed. I run schools also, and I have never gone for just a women's school. I like to run schools which are adopted and have equal number of boys and girls. So I think educating boys, educating girls equally is the same. I feel in the workplace, if it's in our mind and not in capability, men and women are equal, and I think they can produce the same quality of work. So I'm so glad that even dramas promote that. I feel very strongly about that. Second सवाल pertaining to business जिस forum पे हम हैं, पहली बात तो I would like to say a very big thank you to Ejaz Saab. He actually has put this forum together. Rewards and awards are very, very important. They actually help you to work better. Every one of us likes to be acknowledged in life, which is great. Some of us pretend we don't like to be acknowledged, but really we do. And it's not just about people who have achieved success and are being acknowledged. It's about people, the youth who are watching this acknowledgement. You become role models for them, and role models for the youth are extremely important. Extremely, extremely important. It probably adds that fire to that ambition and sets their goals that this is what I want to be, or this is whom I want to be. Now, how they choose their path to success is something that we can, evaluate in times to come. Coming point blank to the question जो आपने पहले पूछा on the impact of current issues on the business, तो I would like to say, और अभी किसी और को भी यही कह रही थी मैं, कि हमें बिजनेस ऑफ पाकिस्तान को वी हैव टू सी इट एज वन होल. हम क्या करते हैं कि कभी कभार हम बिल्कुल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, कभी हम सिर्फ शुगर पे फोकस करने शुरू हो जाते हैं, कभी हम सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस करने शुरू हो जाते हैं. बट बाय द वे देर आर टन्स एंड टन्स ऑफ बिजनेसेस. अगर हम कहें कि ओ सिर्फ हमें वो बिजनेस करना है, दीज डेज IT इज़ इन द फ्लेवर, एक्सेलेंट, इट्स एक्सेलेंट, वी मस्ट प्रमोट इट.
But the point is that there are a lot of other businesses that are interlinked to produce that. If you don't have a multinational, your local businesses do not get the same drive, they do not get the same finish and the polish to actually be able to compete. Okay? They just become B brands and nothing more than that. So a mix of multinational and promoting local businesses to grow is the way to go. We need to understand the chain that we have, and all businesses, small or big. Now, if I just talk about a beverage business, then look at the double whammy impact which has never been calculated. डॉलर का impact तो आ ही रहा है, right? हम जिस तरीके से हमारा डॉलर जा रहा है, लेकिन अगर आप उसका डबल वैमी इम्पैक्ट ये देखें कि जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, दैट्स अनदर impact. So one you have, because we are actually, revenue is being collected by the multinational. So we are selling the volume but not being able to compete with the rest of the countries in the world in the form of revenue that we give the mother company. The bottlers are absorbing, or lots of businesses are absorbing the impact of raw material on one end. Okay, resin has gone up by 300%, polythene has gone up, just because globally your crude has gone up so much. So that's what I mean by one portion. Then I mean our own devaluation of the currency. So it's a double whammy. So you have to look at a lot of businesses facing such issues, and what is happening is that the businesses that are continuing are absorbing. They're absorbing, so their revenues and their profitabilities are being hit. Now, is that a long-term plan? Because all businesses need to be reviewed with long-term thought processes, not short-term. So one of my issues is that we need to see our forums as a complete whole and look at long-term longevity of businesses in our country, because that is going to be the mainstay, and the impact on all businesses, not on just a few businesses which become our current focus. This was... बिल्कुल सही। मेरा नेक्स्ट सवाल इमरान समद साहब से है, और आमिर भी अगर इसमें जंप इन करना चाहें तो इट इज़ ऑल ओपन फोरम। तो थोड़ा मैं फ्रेम कर लूँ यंगस्टर्स और हमारे नाजरीन के लिए भी। पाकिस्तान में अभी भी आज एज वी स्पीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है एसएमई फाइनेंसिंग इज़ ओनली 7%, इंडिया में 19%, इंडोनेशिया में 20% और देयर अबाउट। अब सोने पे सुहागा ये होने जा रहा है और हो चुका है कि जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो बहुत सारी मशरूम ग्रोथ आ रही है, और अब लग रहा है कि इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं वो आईटी और आईटी इनेबल्ड, और ये जो फार्म टू फोर्क और इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इनके पास एसेट्स तो हैं नहीं, आइडिया है और रेवेन्यूज़ हैं और एक ख्वाब है जो वो लेके चले हैं, और कोई कोई कामयाब हो रहा है, जिस तरह बाज़ार वाला कामयाब हुआ। आप में से कोई लोगों ने सुना होगा, उसने $70 मिलियन माशाल्लाह रेस किए अभी, और एज अ पाकिस्तानी हमें खुशी होती है कि यंगस्टर्स को सक्सेस स्टोरीज मिल रही हैं और दे आर हैप्पी अबाउट इट। मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का बैंक तो पहले ही फिक्स्ड एसेट फाइनेंसिंग करता रहा है, वो कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग तो उसको पहले भी करनी का शौक़ नहीं था। तो ये जो नए वाले यंगस्टर्स हैं, ये जो इस तरह की आईटी इनेबल्ड और जो सॉफ्टवेयर और जो आइडिया बेस्ड काम है, इसके अंदर वेंचर कैपिटल को हम अभी फ़िलहाल साइड पे रख रहे हैं, वो अगला सवाल करेंगे। फाइनेंशियल जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर एज बैंक्स, आप लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं? थैंक यू फरीद। सवाल बहुत लंबा था और उसमें कई सवाल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये एसएमई फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हम बैंक्स ट्रेडिशनली जो है एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग करते रहे हैं, और अब ये जो है नॉन फिक्स्ड एसेट्स की फाइनेंसिंग कैसे है। Yes, you're right. For a very long time, for more than 70 years, we have been in the habit of financing a very secure kind of giving loans to secure companies, जहाँ पे assets होते हैं, fixed assets होती हैं, factories होती हैं ये। लेकिन वक्त के साथ साथ जहाँ पे दुनिया में आईटी और इससे रिलेटेड जो चीज़ें आई हैं उसको भी तो फाइनेंस करना है।
तो देन नेचुरली वी हैव एलोकेशंस, हम हर बैंक अपने यहाँ एक क्रेडिट एलोकेशन रखता है कि उसको इंडस्ट्री को कितना देना है, और फिर इंडस्ट्री में किस शुगर को कितना देना है, टेक्सटाइल को कितना देना है, इसी तरह लाइट को कितना देना है। तो उसमें हमारा ये भी एक जो लेटेस्ट हमारा रेसिपिएंट है वो एक एसएमई में हम पिछले 3-4 साल से एग्रेसिव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर्स पॉलिसी एंड द इस्लामाबाद से भी जो हमें जो प्लानर्स हैं उन्होंने हमें किया है कि अनलेस वी स्ट्रेंथ इन दी एसएमई तो हमें वेंडर्स नहीं मिलेंगे बड़ी इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें हमें ये भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ है कि एसएमई के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग है वो बड़ी डिसिप्लिन्ड है, यानी उसका चांस जितना हम डरते थे सोचते थे कि ज़्यादा होगा, नौजवान लड़के हैं, छोटा बिजनेस है, अच्छी सिक्योरिटी नहीं है और वो पता नहीं क्या करें, लेकिन आई थिंक विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन विद मोर रियलाइजेशन, सोशल रियलाइजेशन है, एक जैसे नौजवानों में एक डिसिप्लिन है कि वो हमारी एज से ज़्यादा ऐसे जो यंग लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, और वो बड़े यानी रियलिस्टिक किस्म की जनरेशन अब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। तो जब ये लोग काम कर रहे होते तो ये बहुत बड़े लेवल पर ये अच्छा काम कर रहे होते हैं, और इनकी कैलकुलेशंस हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो आज से 50 साल पहले बिजनेसमैन था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो अच्छा था, लेकिन ये लोग जो हैं कैलकुलेशंस के साथ आए हुए हैं। इनके पास गूगल का एक बहुत बड़ा टूल है, उसके साथ ये इंटरनेशनल सर्च करते हैं, नेबरहुड में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं ये कि कैसे हो रहा है काम, और फिर वो क्विक इन्फॉर्मेशन हमें जो है उनको रियलाइजेशन है कि रजिस्टर करना है हमने अपने आप को, और रिटर्न्स में अपने आप को फाइलर करना है, और बैंक ऐसा चाहता है तो हम ऐसा करें। तो इस वजह से गोइंग फॉरवर्ड मैं जिस बैंक में काम करता हूँ वो क्या बाकी जो 26-27 बैंक्स हैं वो भी सारे एग्रेसिव हैं, वी आर फॉर इट, और वी आर लुकिंग एट नेक्स्ट 5 years अ वेरी गुड बिग पोर्टफोलियो ऑफ एसएमई एंड पर्टिकुलरली फाइनेंसिंग दीज स्टार्टअप्स। जो इंक्यूबेशन जो मैंने खुद विज़िट किए हैं इस्लामाबाद में, कराची में, यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, तो मैंने बड़े सीरियस नौजवानों को देखा है, और वो देयर इज़ नो गपशप, दे आर वेरी सीरियस प्लेयर्स। तो ज़ाहिर है कि जब आप उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, हमें एज ए बैंकर तो यही देखना है कि जो बारोर है उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो हमसे कोई यानी वी आर सपोज टू बी एक्सपर्ट इन डैट कि हमें कौन ट्रिक आउट कर रहा है और क्या है, तो वी आर लुकिंग गुड इन दिस। थैंक यू। बिल्कुल सही है, इस वाले के ऊपर दोबारा भी आएंगे हम। इमरान सैयद आमिर अली साहब ये पूछना है इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि जो एसएमई के अंदर जो चेंज है और जो आएगी उसमें इस्लामिक बैंक के तौर पे, और आपको मैं एक छोटा सा केस स्टडी दूं कि एक है अभी के नाम से एक आईटी इनेबल्ड, जो हम लोग एज अ बैंकर जब करते थे कि जी के सबसे सेफ होती हैं सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके अगेंस्ट आपने अगर लोन देना हो तो, और नेशनल बैंक के अगेंस्ट लोन, नेशनल बैंक के पास क्योंकि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए सारे उसको अप्रोच भी करते थे कि आप हमें अगर एज एन एम्प्लॉयर लिख के दे दें कि ये सैलरी हम आपको देंगे लेंडर को इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉई, तो हम इसको स्ट्रेट अवे सैलरी दे सकते हैं। तो एक अभी नाम से एक आया है एक आईटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, उसने ये सारा काम अच्छा किया। और उनकी जो मेरा सवाल अब ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं उनके लिए नो योर कस्टमर की एक्सरसाइज को करना थोड़ा सा लेंथी, लेबोरियस और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता। अब मेरा ये ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि अगर आपको एज अ बैंक ये सारा काम करना है किसी छोटे एसएमई या माइक्रो वाले के लिए, तो क्या ये इन द फ्यूचर आप ही के पास कमर्शियल बैंक्स चाहे वो इस्लामिक हों या दूसरे वाले हों, उनके पास ये रोल रहेगा कि ये नीचे आप छोड़ देंगे इस वाले स्पेस को फॉर अदर्स टू कम एंड कैपिटलाइज? ऑन होगा कहाँ से? या सो क्वेश्चन आपका जो है वो स्पेसिफिक एग्जांपल से आंसर करना ज़्यादा आसान होगा, बिकॉज जेनेरिक बातें करना सबसे आसान काम है और करके वो चले जाते हैं, इम्पैक्ट आता नहीं है, रिजल्ट नहीं आता है। वैसे भी एजाज भाई ने यहाँ लिखा हुआ है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, ठीक है। सो अब ये जो हमारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका भी जो माइंडसेट
यही है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, वही एफर्ट वो कर रहे होते हैं। और जहाँ तक आप बैंक्स के रोल की बात करते हैं और आपने एक्सक्लूड कर दिया वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी और एंजल इन्वेस्टर्स को, सबको हम बाहर कर देते हैं, तो डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट फोकस होगा। जिस तरह डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का डिफरेंट फोकस होता है, कोई टेक्सटाइल कंपनी डेनिम में काम करती है, कोई स्पिनिंग में काम करती है, कोई वीविंग में काम करती है, तो हम जाके डेनिम वाले को ये नहीं कहते कि जी आप क्यों गारमेंट्स नहीं बनाते। सो इस तरह डिफरेंट बैंक्स होंगे, उनके डिफरेंट फोकस होंगे और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती है रोल। हम अक्सर ये समझते हैं कि ये करना बंद करेंगे तो ये करेंगे, ये पाकिस्तान में मैंने बड़ी एक कॉमन देखी है कि एक चीज़ बंद करना ज़रूरी है दूसरी करने के लिए। तो थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कुछ बैंक्स हैं वो किसी एक सेक्टर पे फोकस करेंगे, देन दे आर स्मॉलर बैंक्स लाइक बैंक इस्लामी एज वेल, उनकी फोकस नेचुरली डिफरेंट होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सेक्टर्स की कि बैंक इस्लामी हाउसिंग फाइनेंस में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, बिगर देन एनी बैंक इन पाकिस्तान, बिगर देन HBFC, एंड द ग्रोथ इज फिनोमिनल, राइट। कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स में और अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब एवरी मंथ we disburse over $1 billion in housing finance and in some months over $2 billion in housing finance, ठीक है। जो बहुत सारे बैंकों का पोर्टफोलियो भी रियल रिटेल हाउसिंग फाइनेंस का इतना बड़ा नहीं होगा, जिसके अंदर एवरेज टिकट साइज एक सिंगल लोन जो होता है वो 50 लाख रुपए का। ऑटोज के अंदर वी आर अमंग द टॉप 5 बैंक्स, ऑल्दो otherwise we are probably 13th or 14th bank. Then it's about the focus. We give approval in 24 hours and then we track it. And interestingly, हमारे 25% केसेस जो डेली आते हैं वो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको ऑफर लेटर इशू हो जाता है, एंड रिमेनिंग जो होते हैं वो रिमेनिंग 50% को नेक्स्ट 3 डेज में हो जाता है। एंड देन सम गोज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टीज कि उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, देन दे गोज लेटर, जिसकी वजह से ये फिनोमिनल ग्रोथ है। और ऑटो फाइनेंसिंग वी डिसबर्स ऑल्दो इन दिस डिप्रेस सिनेरियो जहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो स्टेट बैंक ने पाबंदियाँ भी लगा दी हैं, लास्ट मंथ भी डिसबर्स ओवर $1 billion इन ऑटो फाइनेंस। अब नाउ इस तरह से हम मूव करते हैं। अब आप अभी फाइनेंस की बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली जितने अभी के कस्टमर हैं उससे ज़्यादा बैंक इस्लामी ने पिछले 1 साल में सैलरी प्रोसेसिंग के लिए और कंज्यूमर जो हम कहते हैं ना वाइड गुड्स फाइनेंसिंग के लिए कस्टमर ऑन बोर्ड किए हैं। सो वी हैव इन 2021 वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, वी हैव ऑलरेडी ऑन बोर्डेड 70 कस्टमर जिनके हम पेरोल प्रोसेस करके उनको फाइनेंसिंग दे रहे हैं। एंड देयर इज अ डेस्क जहाँ पर जो बंदा फ़ोन पे बैठा हुआ है ना उसके पास क्रेडिट पावर है, द फोन बैंकिंग ऑफिसर हैज़ अ क्रेडिट पावर, वो वहीं पे अप्रूव कर देता है उसका केस, वो किसी रिस्क डिपार्टमेंट में नहीं जाता उसका केस। सो हर बैंक ने अपने तरीके से इसको चलाना है। इट वाज अ लॉन्ग डिबेट इनसाइड आवर बैंक कि जी वी विल लूज मनी एंड ऑल दैट। मैंने कहा जी वी विल नॉट लूज मनी बिकॉज दिस इज अ वेरी सिक्योर्ड बिजनेस। आप ऑफिसर को ट्रेन करें, अगर मैं क्रेडिट डिसीजन ले सकता हूं तो वो फोन बैंकिंग ऑफिसर क्यों नहीं ले सकता। सो ही हैज स्टार्टेड टेकिंग क्रेडिट डिसीजन, दे आर वेरी सिंपल क्रेडिट डिसीजन। उसका भी टाइम अराउंड टाइम हमने कहा है कि जी 48 आवर्स में उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए। एंड द जो रेट ऑफ फाइनेंसिंग हमने रखी है उसके ऊपर, जो मार्केट में रेट ऑफ फाइनेंसिंग है हमने उसकी स्टडी की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5% to 3% पर मंथ। तो हमने कहा कि वी विल पुट इट एट 1.25 to 1.5% पर मंथ, हाफ ऑफ व्हाट। एंड इसकी वजह से जो इंस्टॉलमेंट के अंदर गैप आता है वो तकरीबन एक मोटरसाइकिल के ऊपर 600 से 800 रुपए का आता है महीने का। अब आपने ये इमेजिन करना है कि मोटरसाइकिल वो बंदा ले रहा है जिसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो उसके लिए 600 रुपये इज़ अ फिनोमिनल नंबर उसकी सैलरी का। उसका जो महीने का मंथ एंड का प्रॉब्लम आता है ना एक्सपेंसेस का, वो आता ही 500-600 रुपये का है। सो इट्स द वे यू थिंक। देन बैंक इस्लामी इज अ बैंक विच इज गिविंग 1 million रुपीज इंटरेस्ट फ्री लोन, जीरो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हम उसके ऊपर, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ। हमने डिफरेंट ICAP को हमने लिखा है, हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अनाउंस किया है, और वी हैव डिसबर्स्ड लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। रिसेंटली हमने अरेंजमेंट किया विद वन ऑफ द फिलंथ्रोपिक मतलब एंटिटी, उनके जो थे जो भी कह लें आप, जो भी लीडर थे वो हमारे पास आए थे, एंड दे वर डूइंग रक्षा फाइनेंसिंग फ्रॉम देयर ओन। तो 2.25 लाख रुपए का रक्षा आता है। मैंने कहा ओके, 2.25 लाख रुपए में से 25,000 वो बंदा डालेगा, 25,000 आप डालेंगे, 1,75,000 बैंक इस्लामी देगा, इट जीरो इंटरेस्ट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो आपने ये सोचना है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, आपने कहाँ काम करना है। अभी अगर हम इस डिस्कशन में लगे रहेंगे कि गवर्नमेंट ये कर दे और हबीब बैंक ये कर दे और एक्स बैंक ये कर दे, तो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला। फिर हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि देयर आर एंटिटीज इन पाकिस्तान जिनका हम जिक्र नहीं करते हैं। ये तो मैंने बैंक इस्लामी की बातें बताई आपको। अखुवत इज डूइंग बिलियंस ऑफ रुपीज डिसबर्समेंट एवरी मंथ। रिसेंटली वी हैव गिवन अ 3 billion rupee line unsecured to Akhuwat
लेकिन वो गवर्नमेंट फंडेड लाइन है बिकॉज पीछे से गवर्नमेंट उसके पैसे दे रही हमें मतलब सब्सिडी देगी उसके ऊपर. सो वो 3 बिलियन रुपीज से सारे छोटे छोटे हाउस फाइनेंस एंड ऑटो फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस होने. द अमाउंट ऑफ वर्क दीज माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आर डूइंग इज ऑल्सो फिनोमिनल. जो मैंने अंदाजा लगाया है वो ये है कि एक्चुअली जो रियल एसएमईज है ना वो बैंक्स तक आती नहीं है बिकॉज दे आर समहाउ अफ्रेड ऑफ ईदर एफबीआर और द बैंक्स इंटरनल ब्यूरोक्रेसी. तो उनको जाने के लिए अब हमने ये किया है कि वी हैव सम 1100 सेल्स फोर्स. वी आर ट्रेनिंग देम इन क्रेडिट जो डिपॉजिट और ऑटो फाइनेंस पे काम करते हैं कि आप खुद उनकी शॉप तक जाएं और उन्हें बताएं कि कितना आसान है फाइनेंसिंग लेना. तो आई थिंक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है तो आपको आउट ऑफ बैक सोचना होता है और डिस्कशन से आगे करना होता है थोड़ा सा. बहुत आपने डिटेल अच्छा आंसर दिया. अब ये इमरान भाई साहब दे दें आंसर या आप दे दें. एक जनरल परसेप्शन है इस क्राउड में भी और हमारे ऑगस्ट ग्रुप में भी होगी कि या एक इकॉनमी में बैंक्स कमा सकते हैं या इंडस्ट्री कमा सकती है. ये नहीं हो सकता कि बैंक्स भी बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट बनाएं और इंडस्ट्री भी बहुत लंबी लंबी कमाई करे. ये एक परसेप्शन है. आप इस पॉइंट को मानते हैं कि या आइदर ऑफ द टू ये दोनों भी कमा सकते हैं और दोनों भी लॉस कर सकते हैं? मैं बात दूं जवाब? जी फरीद, देखिए बैंक कमर्शियल बैंक से प्रॉफिट उन्होंने कमाना है. उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टारगेट्स होते हैं हर साल, प्रोग्रेसिव टारगेट्स, वो उन्होंने चेस करने होते हैं. दो तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है. एक तो आप वायबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करके और उसके ऊपर मिनिमम रिटर्न अपना 2% 3% रख के कैबोर के ऊपर वो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो आप लें, फेयर ना. हमें बैंकों को एक और बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ट्रेजरी बिल्स में हुकूमत जो उनसे उठाती है और 14% के ऊपर उनको रिटर्न देती है और 40 बिलियन और 50 बिलियन का साल का एक बैंक का प्रॉफिट होता है. आई कुड हैव नेवर ड्रीम, सोच ही नहीं सकता. तो वो कहते हैं कि जी हम प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग क्यों करें, उसमें तो डिफॉल्ट भी हो सकता है. ये जो फंड्स हैं ये तो सीधा एक ड्यू डेट पे अकाउंट में वायर ट्रांसफर हो जाता है. हमें मैसेज से पता चलता है कि जी ये इतना आपको क्रेडिट हो गया. तो मैं ये समझता हूँ इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस रखना होगा क्योंकि प्राइम ऑब्जेक्टिव एक बैंक का ये भी है कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दें, टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन. एसएमईज वो बदनसीब बेचारा सेक्टर रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जो पनप के नहीं दे सका, जिसमें वेंडर इंडस्ट्री होती है. सिर्फ एक सेक्टर की पाकिस्तान में वेंडर इंडस्ट्री बन गई है और बन सकी है बल्कि, और वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का कि 1 अरब के पार्ट्स वो जो छोटी छोटी उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे व्हील कैप बन रहे हैं, सीट्स बन रही हैं, शील्ड्स बन रही हैं और वो जाके बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं. उनकी स्पेसिफिकेशन पे होती है, वो असम्बल कर देते हैं. तो क्या वजह थी, क्यों नहीं बन सका बाकी सेक्टर्स में? टेक्सटाइल इतना पुराना 70 साल से कोई वेंडर इंडस्ट्री नहीं है, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं. रिंग ट्रेवलर्स के छल्ला होता है, रिंग में डालते हैं, वो हम यहाँ बनाएं तो हमें 4 रुपये का पड़ेगा, वहाँ से आए तो 8 आने में चाइना से आ रहा है. डिकेड्स एंड डिकेड्स एंड डिकेड्स, क्योंकि 8 आना बिज़ 5 रुपये बनता ही नहीं है उससे. वजह ये थी कि आपने एसएमईज को एक तो कोलैटरलाइज लैंडिंग पे फोर्स रखा कि जब तक आप गिरवी नहीं रखवाएंगे फैक्ट्री या मशीनें तो हम फंड्स नहीं देंगे. राइटली सो आप अपने आप को महफूज करते हैं. बट ये भी देखना है कि एसएमईज की तो होती है किराए की फैक्ट्रीज, वो कैसे मॉर्गेज फैक्ट्री रखवा देगा, वो तो किसी और की फैक्ट्री हो, तो किराए पे ली हुई है उसने, इसमें ये काम कर रहा है. वी वॉज द वन जो हमने फेडरेशन को टेकअप करा के सेपरेट प्रोडेंशियल रेगुलेशंस अनाउंस कराए थे एसएमईज के कि अब बैंक एसएमईज को कैश फ्लो बेसिस पे लैंडिंग कर सकता है. यानी अगर आपके पास प्रोजेक्ट में इतना कैश जनरेट हो रहा है कि आपकी किस्त अदा हो जाती है तो बैंक को देना है. तो थ्योरेटिकल इट इज देयर, बट अगेन प्रैक्टिकली दे इंसिस्ट फॉर कोलैटरल. और वो कोलैटरल सबके पास एसएमईज में नहीं होता और एसएमईज का मार्कअप 17 और 18% के रेंज पे होता है. ये 2 चीज़ें हैं उसमें जिन्होंने एसएमईज को फरोग नहीं होने दिया.
द रिक्वायर्ड इज, मैं बतला देता हूँ, इन दोनों चीज़ों का हल है। जिस तरह से एक्सपोर्ट फाइनेंस में कंसेशनल में 4% पे फाइनेंसिंग मिलती है ना, हम करते हैं, बिलियंस की ली हुई है हमने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एसएमईज की भी कंसेशनल फाइनेंसिंग आप हो कि जी कैबर 1% है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, या स्टेट बैंक थोड़ा सा लोड लेके बैंक ले 2-3%, बट आधा स्टेट बैंक दे, तो एक तो कंसेशनल फाइनेंसिंग आपको देनी होगी एसएमईज को भी, और दूसरे नॉन कोलैटरलाइज लैंडिंग आपको समझना होगा, अपने लोगों को तैयार करना होगा कि गिरवी रखे बगैर भी आपकी लैंडिंग जो है महफूज रह सकती है। ये दो चीज़ें हैं सर। थैंक यू। कोई इसके ऊपर और कोई? The one point that I would like to elaborate on, जो उन्होंने कहा, which is very important, कि एक बड़ी industry can give growth to several small SMEs and be vendor-based industry. So that is a really important concept, and it exists. And yes, again, इस वक्त vehicles are and cars are again in our focus, but I want to say that FMCGs, which actually are probably top 5 में beverage आ जाता है, tax revenue givers to the government also, are really wholly vendor-based companies. We just need to give it a thought. From cap, which is locally made, which is on the bottle, to the label, to all other, to crowns, to glass which is produced in Pakistan and not imported. Okay, so all of these are actually the giving vendor based, and we must look into big companies having local vendors, local vendor partners. And actually it's not just about the revenue, it's also about giving jobs to people. You know, that is a very important part of industry that we forget. It's the livelihood. One large company will employ X amount of thousands of people. If they're local vendor-based partners, then will employ X amount of hundreds of people, which is a concept that makes this entire chain go around. So yes, SMEs and banks that are supporting SMEs to then support and not have large industries import their raw material is the way to build our industry in Pakistan, I feel. And we are doing it. आप लोग इन द मीन टाइम अपने क्वेश्चंस फ्रेम करना शुरू कर दें। एक इमरान साहब कुछ कह रहे थे वो, और मैं एक सवाल छोटा सा आप लोगों के लिए, सबके लिए, जिस तरह मैडम सईदा लगारी साहबा ने कहा, कोई भी इस सवाल ले ले कि जो बड़ी कॉरपोरेट्स हैं ये किस तरह से इनकरेज कर सकती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। जो बहुत सारे काम हैं वो आप अपना एक डिवीज़न बना के कर लें वो बेहतर है, या आप किसी को बाहर, किसी यंगस्टर, वट एवर यंगस्टर या ओल्डर को आप ये किसी थर्ड पार्टी को दें और वो आपको करके ला के दें। तो इन दोनों में इकोनॉमी को आपके ख्याल से कहाँ बेहतरी होगी? और इस साइड बाय साइड ये क्वेश्चन ये जो मुझे लगा इनकी बात से कि बड़ी कॉरपोरेट्स एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। जी फरीद, देखिए वेंडर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही यही है। वेंडर इंडस्ट्री ये होती है कि जो बड़ी इंडस्ट्री के जितने भी, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एक गाड़ी के 2000-3000 पार्ट्स एंड एक्सेसरीज होती हैं, उसमें से 1-2 तो पंजाब वो जापान से इनकी आती हैं, गियर बॉक्स एंड इंजन, बाकी ऑल द थिंग्स दे गिव स्पेसिफिकेशन, वेंडर इंडस्ट्री मेक टू द ऑर्डर, उस स्पेसिफिकेशन पे उस टाइम फ्रेम में क्वालिटी कंट्रोल दोनों का होता है। सो व्हेन द आइटम्स आर रेडी they come, they inspect and they take the delivery and the money is there. So their cash flow is not disturbed. There's a buyback arrangement. Whatever you produce is buyback by the principal. And then job creation, like Saida said, कि वो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज से शुरू होते हैं। वेंडर इंडस्ट्री बिल्कुल ही छोटी नहीं होती, साइजेबल भी हो जाती हैं। अगर आप गाड़ी के विंड स्क्रीन बना रहे हैं, व्हील कैप्स बना रही हैं, रेम बना रहे हैं, तो वो जैसे बलूचिस्तान व्हील है,
वो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी तक पहुंच गया है वो। तो आपको वेंडर इंडस्ट्री का कंसेप्ट है, दुनिया में आजकल आउटसोर्स हो रहा है, खुद चीज़ें नहीं बनाते अब, हर चीज़ खुद बना के स्पेशलाइज लोग लेके, नो, नट बोल्ट कहीं से सप्लाई उन्हें वो ऑर्डर होगा उनकी स्पेसिफिकेशन पे वो आ जाते हैं, वो इन्वेंट्री रखते हैं। हमें भी यही कंसेप्ट अडॉप्ट करना होगा, बिलिंगली या अनबिलिंगली, कि आउटसोर्स करें लेकिन बाईबैक अरेंजमेंट के साथ, आपकी क्वालिटी कंट्रोल हो। और कभी कभी इसमें, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑटोमोबाइल के जो वेंडर्स हैं माशाल्लाह, उनकी एसोसिएशन से मैं डील करता रहता हूँ, दे गेट समटाइम पेमेंट इन एडवांस बिकॉज दे हैव बीन डीलिंग विद देम फॉर 10 years 15 years। तो कोई चीज़ बनानी है, एक्सपेंशन करना, तो वो 10-15 करोड़ एडवांस दे देते हैं उनको। तो दिस इज दी विन विन सिचुएशन कि आप वेंडर इंडस्ट्री को मुल्क में प्लीज़ डेवलप करें। एक दो सेक्टर के, लाइक सईदा ने कहा बॉटलिंग की, चले पेप्सी कोक में हर चीज़ जो होती है, या इसी तरह KFC वगैरह में जो पैकेजिंग वगैरह और हर चीज़ है, चमचे वमचे, जो भी चीज़ अब अंदर फॉक यूज़ करते हैं वो लोकल बन रहे हैं, इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन उसके अलावा इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनों की वेंडर इंडस्ट्री नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। वी हैव अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले आपका जो बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू आता रहता है, वो जंग के उसमें हम पढ़ते रहते हैं, तो अभी अब एंटरप्रेन्योरशिप पे आएंगे तो आपसे उस पर भी सवाल करेंगे। डॉक्टर ज़ुबैर हयात ने कुछ हमें बताई अच्छी बातें, लेकिन शब्बर भाई ने हमें, उनके ही वर्ड थे कि वो औकात याद करा के गए हैं, तो हम दोनों के मिक्सिंग के अंदर कंक्लूजन लेंगे इस ऑगस्ट हाउस से, प्लीज़। हाय, माय नेम इज़ कपिल, और मेरा जो क्वेश्चन है वो स्टार्टअप्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी। तो मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ, तो प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि 2 बैंक्स के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, तो मुझे मौका मिला बात करने का। एक सजेशन भी है और एक क्वेश्चन भी है। सजेशन ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक सेंटर नहीं है, आप ब्रांच में चले जाएं, कोई स्टार्टअप जाता है अपना एक बिग आइडिया लेके, बहुत अच्छा आइडिया होता है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं होता है इसके साथ कैसी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो शो करे, मॉर्गेज करवाए और ट्रेडिशनल टाइप की लोन ले। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। तो क्यों ना आपके पास डेडिकेटेड ब्रांचेस हों जो कि स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट दें, और जैसे सॉफ्ट बैंक है इंडिया में, और ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं जो दुनिया में जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए उनके सॉल्यूशंस होते हैं और उनके स्टेशंस होते हैं। तो बैंक इस्लामी का भी ऐसा कोई नहीं है। बड़े बड़े जितने भी बैंक्स ले लें, वो ट्रेडिशनल मैनेजर्स नहीं जानते कि स्टार्टअप क्या होता है और उसका बिग आइडिया क्या है। अब आप बिग आइडिया एक्सप्लेन करते हैं तो वो आप पे हंसते हैं कि जी मुझे $100 मिलियन चाहिए। क्यों चाहिए? पाकिस्तानी स्टार्टअप है, पिछले हफ्ते वो $90 मिलियन लेके आए सीरीज बी में ताजिर, उससे पहले वो $30 मिलियन लेके आए थे। एयरलिफ्ट आपके सामने $85 मिलियन लेके आए। तो हम पाकिस्तानी स्टार्टअप, मेरे पास कोई आइडिया है, मैं ब्रांच मैनेजर के पास जाऊंगा, whom शुड आई अप्रोच? क्या हम डेडिकेटेड ब्रांच बना सकते हैं, जो सर का भी क्वेश्चन था। और दूसरा ये कि जो इवन तो कामयाब जवान प्रोग्राम का जो लोन है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो स्टार्टअप आइडिया लेके जाता है, वो यंग एंटरप्रेन्योर है, उसके पास मॉर्गेज नहीं है, उसको नहीं मिलता। मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कंप्लेन लेके आए कि वो बैंक्स सही से डील नहीं करते। तो क्या उनके लिए हम स्पेशलाइज सर्विस, हेल्पलाइन, कोई कंसल्टेंट डेडिकेट कर सकते हैं? थैंक यू। आप मतलब देखिए, आइडिया तो आपका जो स्पेसिफिक ब्रांच वाला है ना, बहुत अच्छा है। इट्स अ वंडरफुल आइडिया एंड आई थिंक थैंक यू फॉर गिविंग दिस आइडिया एंड वी विल वर्क ऑन इट एज फार एज बैंक इस्लामी इज कंसर्न। फिर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने सॉफ्ट बैंक बोला, सॉफ्ट बैंक क्या कि बैंक ज़रूर लिखा हुआ बट वो बैंक नहीं है, इट्स अ वेंचर कैपिटल फंड, जैपनीज फंड है वो, ठीक है जी। तो ये पूरी दुनिया में, अमेरिका के अंदर भी कोई एक रिटेल बैंक ऐसा नहीं है जो वेंचर कैपिटलिज्म कर रहा है इस वक्त। वहाँ सारे वेंचर कैपिटल फंड्स हैं। जो बैंक्स के अंदर पैसे होते हैं ना, वो एक ऑर्डिनरी डिपॉजिटर के होते हैं। तो बैंक अगर वो पैसे $100 मिलियन एक स्टार्टअप को दे दे और $200 मिलियन एक को दे दे, तो बहुत सारे बैंक तो ये 2 ट्रांजैक्शंस करने के बाद ही पाकिस्तान की साइज़ के हिसाब से जो फ्लैट हो जाएंगे। और आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे पैसे बैंक में रखे हुए डिपॉजिट के लिए, और उसको फॉर एग्जांपल आप मुझे अपने पैसे रखवा दें और मैं आपको थोड़े दिन बाद आप निकालने आए, मैं कहूँ सर वो पैसे तो मैंने ना वेंचर कैपिटल में लगा दिए, तो वो डूब गए हैं आपके पैसे, तो थैंक यू सो मच। तो कैसा लगेगा आपको? अगर अच्छा लगेगा तो आप कल अकाउंट खुलवाएं, आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं फ़ौरन दे दूंगा और पैसे डिश आउट करूँगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से काम के लिए किसके पास जाना है। तो आपका पहला आइडिया ज़रूर अच्छा है, लेकिन मसला ये कि अगर आपने फ्यूल ख़रीदना है, ठीक है, तो आप जो है वो इम्तियाज़ स्टोर पे तो नहीं जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल लेने के लिए आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा।
तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि कौन सी जगह से आपको क्या चीज़ मिलेगी। तो बाहर भी जो भी वेंचर कैपिटल पाकिस्तान में आ रहा है वो भी वेंचर कैपिटल फंड से आ रहा है। अभी तक किसी को डाउचे बैंक ने पैसे नहीं दिए, किसी को सिटी बैंक ने पैसे नहीं दिए, किसी को स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी पैसे नहीं दिए। मैंने ये 3 नाम इसलिए लिए कि पाकिस्तान में है बैंक्स, बट दे आर कमर्शियल बैंक्स। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही दुकान पे चीज़ लेने जाएं, वरना आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करते रहेंगे। बार बार आप जाएंगे इम्तियाज़ तौर पर, उसे कहेंगे जी मेरी गाड़ी की टंकी फुल कर दो, कहेगा सर हम डीजल नहीं बेचते, और आप चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये क्लियर करें। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी 2 चीज़ें मैंने पहले भी कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर बैंक पैसे बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी तो बैंक नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि जर्मनी के बैंक लॉस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है चाइना के बैंक लॉस करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स कहाँ हैं? चाइना में, इंटरेस्टिंगली लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड इज इन चाइना। इसका मतलब है चाइना लॉस कर रहा है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, या इसका मतलब है कि वो जो चाइना के अंदर सबसे बड़ा बैंक है वो लॉस कर रहे हैं। तो ये एक बुक है इनफाइनाइट गेम, जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें कॉन्सेप्ट है अबंडेंस माइंडसेट और स्केर्सिटी माइंडसेट का। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना हमारा माइंडसेट है स्केर्सिटी हो गया है कि जी अगर इसको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, इसका रोक दो किसी तरह मिलने से तो मुझे मिल जाएगा। सो अबंडेंस माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज अबंडेंस में अल्लाह मियां ने पैदा की है, उसको भी मिलेगा हमें भी मिलेगा, एंड बोथ विल वर्क टुगेदर। तो स्टार्टअप्स के लिए देयर इज डेफिनेटली स्कीम। आप बैंक इस्लामी आए और अभी मैं आपसे कोऑर्डिनेट भी कर लेता हूं। हम तो कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं इंटरेस्ट फ्री 1 मिलियन का सिक्योरिटी फ्री लोन देने के लिए। हम ढूंढते हैं कस्टमर्स को, वो नहीं आते। मुझे हैरत है कि क्यों नहीं आते इतनी दफा अनाउंस करने के बाद भी। फिर हमने ढूंढ के देते हैं, फिर टारगेट देते हैं टीम को कि यार ये फाइनेंसिंग डिसबर्स करके आओ, इंटरेस्ट फ्री है, कोलैटरल फ्री है, दे के आओ। तो उसके लिए पूरी टीम हमने बिल्ड की है। सो बट देयर आर नो पीपल इन द मार्केट। कल डॉन का इतना बड़ा आर्टिकल है कि जी पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास बंदे नहीं है काम करने के लिए, एंड दे हैव टू रिसोर्स। इंटरेस्टिंगली ब्राजील का भी यही सिचुएशन है। जितने डेवलपिंग कंट्रीज है वहां लोग ही नहीं है काम करने के लिए उन स्टार्टअप्स के लिए, कोई सॉफ्टवेयर राइटर्स नहीं है। तो ये चैलेंजेस यहाँ आसिफ बैठे हुए थे सिस्टम्स के, वो भी बताएंगे। सिस्टम्स इज द ओनली कंपनी जहाँ पर हमें लगता है कि जाते हैं तो कोई सोल्यूशन मिलता है। बाकी छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनके पास बच्चे ही नहीं है काम करने के लिए। सो ये चैलेंजेस जो है ना, उसके लिए जो वेंडर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में बात हो रही थी ना, उसमें इंडस्ट्री को ये सोचना चाहिए कि उसने क्या किया है। ऑटोमोबाइल ने जिस तरह वेंडर इंडस्ट्री को डेवलप किया है ना, आई एम विटनेस ऑफ दैट। जिस तरह एटलस वालों ने और इंडस वालों ने वेंडर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और डेवलप किया है, अपनी गारंटीज पे फंडिंग करवाई है उनकी। कि टेक्सटाइल ने किया है ये, शुगर ने किया है ये। शुगर में एक सिर्फ JDW शुगर मिलती जिसने फार्म डेवलपमेंट पे काम किया, बाकी किसी ने भी नहीं किया। बाकी तो सारे गन्ने के पैसे भी टाइम पे नहीं दे रहे होते। तो चैलेंजेस आर ऑन बोथ साइड। एक साइड से फिक्स करेंगे तो कभी नहीं होंगे, दोनों तरफ से फिक्स करने पड़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन कर लूँ इससे, फिर आप इसके बाद कर लीजिएगा। जैसे एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है या डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसके फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होंगे और बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होंगे, और क्या कोई रिवोल्यूशनरी कोई स्टेप्स आएंगे इन दोनों तरफ से? तब देखिए इसका आंसर तो ये तो मैं नहीं कहूँगा होने वाली है कि नहीं होने वाली, वो बाकी कोई आंसर करेगा। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर ये जो लिखा है उन्होंने, अपनी दुनिया आप पैदा कर। पाकिस्तान की माशाल्लाह जो मैन्युफैक्चरिंग और जितनी भी इंडस्ट्री है ना या सर्विस इंडस्ट्री है, वो बड़ी रिजिलियंट है। गवर्नमेंट की सपोर्ट पे सिवाय टेक्सटाइल सेक्टर के और कोई भी नहीं खड़ा हुआ, बाकी सब अपने बल बूते पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती हैं, ये लोग काम करते हैं। चाहे टैक्स पॉलिसीज कैसी भी हों, ये लोग काम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बैंकिंग इंडस्ट्री को इस गवर्नमेंट से या किसी और गवर्नमेंट से कुछ होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल मैन्युफैक्चरिंग को भी कुछ होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग को अगर कुछ होने वाला है, जो चैलेंजेस हमें कंट्रोल करने को जो रिस्क हैं, वो इंटरनेशनल सिनेरियो से ज़्यादा है। हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन से, श्रीलंका जैसे हालात अल्लाह ना करें यहाँ हो, उनसे खतरा है। श्रीलंका में जाके पूछें कि वहाँ जो है वो 20,000 में से सिर्फ 5,000 बसें अब कोलंबो में चलती हैं। फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल है नहीं, मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल इन द शॉप्स। उनसे खतरा है मेरे ख्याल से हमारे मुल्क को, हमारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के चेंज होने से बिल्कुल भी मैं नहीं समझता खतरा है। ना बैंकों को है, पता नहीं कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं और गई हैं। बैंक्स आर देयर एंड रिजिलियंट इंडस्ट्रीज आर देयर। जो इंडस्ट्री सब्सिडीज पे डिपेंड कर रही हैं कंप्लीटली, वो ज़रूर खतरे में है। आज भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सब्सिडी के ऊपर या टैरिफ प्रोटेक्शन पे खड़ी थी। अगर हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कम्पीट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उन्हें कोई खतरा नहीं है। टेक्सटाइल के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी है, उसका भी शुगर भी, और मतलब बहुत सारी हैं। तो सिर्फ एक सिंगल आउट टेक्सटाइल में नहीं, बहुत सारे। यहाँ तो
बहुत शौक से कारोबार या सब्सिडी पे होता है या फिर एक क्वेश्चन आ गया जी। हेलो, अच्छा बहुत देर से आई वांटेड टू आस्क, वेरी इंप्रेसिव कि जी आप लोग के यहाँ बहुत अच्छी प्रोडक्ट को आप लोग, so how is it we don't know it? How is it it is not being advertised so well? Even अच्छा देखिए, why is it that it is not being advertised, your products? Why is it not that the target market is not figuring it out that you have such a great product? देखिए मैडम, And the second question, जो पहले शुरू में आप बोले थे, that you are creating an impact. Both these questions. देखिए right? कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत मैसिवली एडवर्टाइज होती हैं, जिसमें हाउसिंग और ऑटोज आपको मैसिव एडवर्टाइजिंग में नजर आएगा। नहीं, आपसे ठीक related, है, हाँ। हमारा बैंक इस्लामी का अगर आप ट्रैक करेंगी तो लोग तो मुझे बोलते हैं जितनी एडवर्टाइजिंग आप करने लगे हैं बैंक इस्लामी में, तो क्या सारे पैसे इसी पे खर्च करते हैं? हमारा हर वो ऐड चल रहा होता है, हम ऐड बंद नहीं करते किसी भी टाइम पे। बट देयर इज डिजिटल मीडिया, देयर इज रेडियो एंड देयर इज टीवी। टीवीसी को हम सबसे कम यूज करते हैं। टीवी की जो आप रीच है ना वो सबसे कम हो चुकी है। सबसे ज्यादा रीच जो है ना वो रेडियो और YouTube जिंदाबाद। डिजिटल मैंने जी जब मैंने डिजिटल कहा आपको तो डिजिटल में सारे चैनल्स आ गए, उसमें ट्विटर भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, उसके अंदर व्हाट्सएप भी, ऑल चैनल्स आर इंक्लूडेड। लेकिन एज फार एज जो बिजनेस फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, जहां आप कारोबार के लिए फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, वो आप इन चैनल्स पे प्रमोट नहीं कर रहे होते जनरली, बिकॉज लोग उसके अंदर कंज्यूमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके अंदर जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, और उनको आपको सोल्यूशन क्राफ्ट आउट करके देना पड़ता है। वो कोई प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट नहीं होती कि आप काउंटर पे रख दें और वो बंदा आए और लेके चला जाए। तो इस वजह से सिर्फ थोड़ा सा ये फर्क होता है कि आपको नजर टारगेट मार्केट्स तो होंगी ना, द पूल्स वेयर दिस सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो वो आपने कोई पूल्स तो आइडेंटिफाई उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं सेल्स ब्लिट्स। सेल्स ब्लिट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस टारगेट मार्केट में जाते हैं 30-40 सेल्स ऑफिसर्स को लेके, एंड दे मूव इनटू द मार्केट। वो वहाँ पम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, उन्हें ब्रीफ करते हैं उसके बारे में, और वो 2 से 3 दिन तक उस मार्केट में चलती रहती है एक्टिविटी। फिर वो बंद कर देते हैं हम एक्टिविटी, बिकॉज 25 लोग एक मार्केट में कंसिस्टेंटली डिप्लॉय करना मुश्किल काम होता है। वी हैव अराउंड 1100 पीपल वर्किंग फॉर बैंक इस्लामी फॉर दिस थिंग ओनली। और ये पाकिस्तान की 2-3 बैंकों के पास इतनी बड़ी सेल्स फोर्स होगी। ये 1100 लोग फीट ऑन स्ट्रीट हैं, और वो ये पर्सनल सेलिंग के थ्रू होता है। हाँ, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग का रोल कम है। जो आप एडवर्टाइजिंग का कह रही हैं, एडवर्टाइजिंग का रोल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। When I say advertising, मेरा मतलब यही है कि how do you communicate with them basically? आपने बता दिया पर्सनल DTL के थ्रू, जिसको हम बिलो द लाइन एक्टिविटी कहते हैं। दूसरी एक चीज ये बताइए, ये जो आप इतने प्रोडक्ट्स निकाले, इस आप बात कर रहे थे शुरू में इसका इम्पैक्ट है, तो व्हाट इज दिस इम्पैक्ट? how are you calculating your impact? I mean, obviously you can't cover the whole country, so how is it that what are your parameters to देखिए, पैरामीटर्स हमारे बड़े आसान हैं। हम पैरामीटर में सबसे पहले तो ये असेस करते हैं कि अगर हमने ये नया इनिशिएटिव लिया है तो क्या इसमें फर्स्ट सक्सेस हुई है, पहली दफा हम सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। जब हमने कहा कि यार हमने एक कोलैटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री पहला लोन देना है, तो वो मैंने पर्सनली खुद किया था। एंड हु वाज द बोरोवर? यू नो, माय बार्बर। जिस दुकान में मैं हेयर कट कराने जाता हूँ, ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसने लिया। तो वो आपको पहला करके दिखाना पड़ता है, बिकॉज एवरीबडी वॉज बिलीविंग ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अगर ले लेगा तो जो मेरे लेगा ख्याल उसको से मैं वापस थोड़ा नहीं सा करना। यहाँ इंटरजेक्ट तो करता आपको हूँ। उसके बाद जवाब थोड़े impact से के बाद आगे हम करेंगे आपको फिर उसको कॉफी पे और टी पे। मेरे 2-3 सवाल हैं। हम यहाँ रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है और कर रहा है। यहाँ कोई जो हमारी रियल एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से लोग होंगे, लेकिन वो कोई सवाल अभी आया नहीं है। और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो ये कोई अगर एग्रीकल्चर पे सवाल है तो कर लें, वरना एक और सवाल तैयार है हमारा। अब ये एजुकेशन से एग्रीकल्चर पे जा रहे हैं, ठीक? बिस्मिल्लाह। देखिए जनाब, बिस्मिल्लाह, माय नेम इज़ डॉक्टर मुश्ताक नूरवाला। मैं इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है और जब लोन की बात आती है, चाहे एसएमएस की हो या अदरवाइज़, बात ये है कि हमने पैसे लेने के लिए तो तैयार खड़े होते हैं कि हर वक्त कहीं से बैंक से पैसे मिल जाएं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बैंक लैंड कर रही है वो ज़ाहिरी बात है, एक तो उसके पास पोर्शन होता है पेमेंट का जो कि पब्लिक कैपिटल का होता है, दूसरी तरफ उसके पास अपने जो फंडिंग्स होती है वो स्टेट बैंक के ज़रिए होती है। तो क्या ये बता सकते हैं कि आपके पास कोई फिजिबिलिटी भी है या नहीं? चूँकि पहले इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा फिजिबिलिटी फ्लोट करती थी इंडस्ट्रीज़ की,
चूँकि अभी हम अगर इसको स्टडी करें तो लिमिटेड सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उस तरफ भी देखें कि जहाँ आपके पास इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेटर हो। जैसे आपने कहा एग्रीकल्चरल, चूँकि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। आज दोपहर को बात हो रही थी हमारे जनरल जुबैर साहब ने ये बात बताई कि हम कितने मिलियन टन्स जो मिल्क है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क में। तो अगर हम इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास राइस है, वीट है, मेज़ है, तो क्या हमने कोई फिजिबिलिटी बनाई है कि हम जिससे लोगों को इनकरेज कर सकें? थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं नूरवाला साहब आपको बतलाऊंगा कि 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे जो एसएमईज को डेवलप करने के लिए थे। एक स्मीडा था, आपको भी पता है, और एसएमईज बैंक था। दोनों मिजरेबली फेल हुए। सिर्फ वेजेस सैलरी दी जा रही है डिकेड से, 30 साल हो गए। एक उनका काम था कि मिनी फिजिबिलिटी बना के वायबल प्रोजेक्ट्स की नए जो इन्वेस्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको दें, और जॉइंट वेंचर्स भी थे उसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर के भी थे, छोटे प्रोजेक्ट भी थे। लेकिन दोनों अब वो सुना एसएमईज बैंक को बेच रहे हैं और स्मीडा